गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के EFM सेकेंड पेपर को डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल बस्टिंग और आज हमारा टॉपिक होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, आंतरिक प्रत्याय दर विधि। आंतरिक प्रत्याय दर विधि। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पेबैक पीरियड मेथड के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, पेबैक पीरियड मेथड के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, प्रॉफिट इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब कौन सा मेथड पढ़ेंगे हम? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी आंतरिक प्रत्याय दर विधि। यदि हम आंतरिक प्रत्याय दर विधि की बात करें तो जो आंतरिक प्रत्याय दर विधि है वो भी टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड का ही एक पार्ट है। ठीक है, और हमने एक और मेथड पढ़ा था NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। यदि हम पेबैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बात करें तो पेबैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम क्या करते हैं? ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे। कौन से मेथड थे? पेबैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड थे। और NPV प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है ये टाइम बेस पर आधारित मेथड्स हैं। ठीक है, यदि हम पेबैक पीरियड मेथड की बात करें तो इसमें हम आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन का कैश इनफ्लो लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की यदि हम बात करें तो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन का कैश इनफ्लो लेते हैं। यदि हम NPV की बात करें तो NPV में भी हम कैसा कैश इनफ्लो लेते हैं? आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की तरफ। ठीक है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है क्या? तो देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बहुत से नाम हैं, तो इसको डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो
ठीक है। अपलेखित रोकड़ प्रवाह या अपलेखन की बट्टा दर, क्या कहा जाता है? अपलेखन की बट्टा दर, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड के नाम से भी जाना जाता है। टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हालांकि ये टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है समय पर आधारित है, इसलिए हम इसे टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड के नाम से भी जानते हैं। यील्ड रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। यील्ड रेट, उपार्जित दर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके नाम से इन्वेस्टर्स मेथड नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है या जो ये इंटरनल रेट है, ये इंटरनल रेट जो है इसे यील्ड रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यील्ड रेट भी इंटरनल रेट को कहा जाता है। और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इसके बहुत से नाम हैं, जैसे डिस्काउंटिंग कैश एंड फ्लो रेट, ठीक है। इसी तरह टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड, टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। यील्ड रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है और इन्वेस्टर्स मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है? देखिए, तो यदि हम एनपीवी मेथड की बात करें तो एनपीवी मेथड में मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को पहले से ही डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। किसमें? एनपीवी मेथड में मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मेथड को पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, तो इसमें मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को पहले डिटरमाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अपेक्षित प्रत्यय दर ज्ञात नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों के वर्तमान मूल्य को प्रारंभिक विनियोग के बराबर करना होता है। इसके लिए जिस दर का प्रयोग किया जाता है उसे रोकड़ प्रवाहों के अपलेखन की बट्टा दर, प्रत्यय दर, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, विनियोगता आदि के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्यय की आंतरिक दर वह दर होती है जिससे किसी परियोजना के वार्षिक रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य उस परियोजना के वर्तमान विनियोग मूल्य अथवा परियोजना की लागत के बराबर हो जाता है। यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में भी हम क्या करते हैं? एनपीवी को यूज़ में करते हैं, ठीक है। डिफरेंस केवल एक ही है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तो हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले डिटरमाइन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहले उसको डिटरमाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या किस तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमाइन किया जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में? तो देखिए, यदि हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बात करें तो इसमें जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन दो तरह से की जाती है, ठीक है।
फर्स्ट इसमें कैलकुलेशन की जाती है इवन कैश इनफ्लो होने पर, और सेकंड कैलकुलेशन की जाती है अनइवन कैश इनफ्लो होने पर। ठीक है, तो देखिए दो तरह से कैलकुलेशन की जाती है और दो स्टेप में की जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन दो तरह से की जा रही है और 2 स्टेप्स में की जा रही है। फर्स्ट है इवन कैश इनफ्लो होने पर। इवन कैश इनफ्लो ठीक है, इवन कैश इनफ्लो यानी समान रोकड़ अंतर्वाह होने पर, और अनइवन कैश इनफ्लो यानी असमान रोकड़ अंतर्वाह होने पर। तो फर्स्ट जो स्टेप हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे किससे, एनुअल कैश इनफ्लो से। किससे डिवाइड कर देंगे, एनुअल कैश इनफ्लो से। अनइवन कैश इनफ्लो होने पर क्या करेंगे, तब भी हम पीवी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। और कैसे करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, को डिवाइड किससे कर देंगे, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और इस पीवी फैक्टर के आधार पर हम जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमाइन करते हैं। कैसे, देखिएगा, देखिएगा फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पीवी फैक्टर। तो पीवी फैक्टर इवन कैश इनफ्लो होने पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और अनइवन कैश इनफ्लो होने पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब मान लो ये जो पीवी फैक्टर है, ठीक है, इस फैक्टर की वैल्यू मान लो ये जो पीवी फैक्टर हमारे पास आया है, मान लो पीवी फैक्टर की रेट हमारे पास आई 3.791। ठीक है, क्या आई, 3.791 हमारे पास पीवी फैक्टर की रेट आई। तो ये जो रेट हमारे पास आती है 3.79, जो आंसर हमारे पास आता है, इसको हम किस में देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू की टेबल नंबर 2 में। किसमें देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू की टेबल नंबर 2 में। और जो प्रेजेंट वैल्यू की टेबल नंबर 2 है वो आपकी ये वाली है। ठीक है,
प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल नंबर 2 है आपकी, वो कौन सी है? वो ये वाली है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़, एक सेकेंड, तो जो टेबल नंबर 2 है आपकी प्रेजेंट वैल्यू की, वो कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, टेबल नंबर 2। तो जो पीवी फैक्टर हमारे पास आएंगे, उस पीवी फैक्टर को हम किस में देखेंगे? हम प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल नंबर 2 है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो कैसे देखेंगे वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड जो स्टेप आती है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? देखिए फर्स्ट स्टेप हमारी थी ये वाली, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, एक बार वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप। वो अनइवन और इवन दोनों में ही करते हैं उस फॉर्मूले का यूज़, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को किससे शो किया जाता है? IRR से। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला है LDR प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LDR माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ HDR। प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट HDR माइनस LDR। एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? LDR प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट HDR इंटू HDR माइनस LDR। ठीक है, दूसरा क्या है? IRR इज इक्वल टू LDR प्लस रेजिड्यू ऑफ LDR अपॉन रेजिड्यू ऑफ LDR माइनस रेजिड्यू ऑफ HDR। LDR माइनस HDR इंटू HDR माइनस LDR। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले सेम हैं होने को। ठीक है, केवल थोड़ा सा चेंज आया है कि PV एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यदि हम PV एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो बची हुई वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? रेजिड्यू ऑफ LDR। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये IRR क्या है। तो देखिए IRR हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, LDR हो गया लोअर डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट। ठीक है, HDR हो गया हायर डिस्काउंट रेट।
हायर डिस्काउंट रेट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम देखेंगे टेबल नंबर 2। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। डिटरमाइन the internal rate of return using annuity method from following data इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 annual cash inflow first year, second year, third year, fourth year और फिफ्थ ईयर। $2,637.83 सेकेंड ईयर में भी इतना ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 10,000 दी हुई है। ठीक है, और जो कैश इनफ्लो है एनुअल कैश इनफ्लो है, और देखिए जो कैश इनफ्लो है फर्स्ट ईयर में भी सेम है, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो अब हमें क्या करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम स्टेप फर्स्ट का यूज़ करेंगे। और स्टेप फर्स्ट क्या है, पीवी फैक्टर को कैलकुलेट करना। और पीवी फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो।
तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000 और एनुअल कैश इनफ्लो 2637.83। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास पीवी फैक्टर आ जाएगा, पीवी फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास 3.791 ना आ जाएगा 3.791। अब जो ये हमारे पास पीवी फैक्टर आया है 3.791, इस 3.791 को हमें किस में देखना है, जो प्रेजेंट वैल्यू की टेबल नंबर 2 है उसमें। ठीक है, और किस तरह से देखना है, जितने हमें ईयर गिवन हैं उन ईयर के सामने हमें देखना है कि 3.791 कौन सी रेट पर है। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं टेबल नंबर 2। तो ये देखिए ये है हमारी टेबल नंबर 2। क्या है हमारी टेबल नंबर 2? तो इस टेबल नंबर 2 में देखिए 5 वर्ड्स के सामने 3.791 इधर आ रहा है। कितना आ रहा है 3.791, यानी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारी कितनी है 10%। कितनी आ जाएगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10%। क्यों? क्योंकि 5 वर्षों के सामने 5 ईयर के सामने 3.791 कौन सी रेट पर आ रहा है 10% पर। ठीक है, तो जो हमारी रेट रहेगी, ठीक है, अब जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आई है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो IRR आया है हमारा वो कितना आया है 10%। ठीक है, यानी हमें क्या मिल गई, एग्जैक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल गई। तो अब हमें आगे सेकंड स्टेप में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सेकंड स्टेप में क्यों जा रहे हैं, क्या क्यों जाते हैं, क्यों हमने जो वो फॉर्मूला लिखा था उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पीवी फैक्टर की जो एग्जैक्ट रेट जो ये आई है हमारे पास ये नहीं आ पाती। मान लो रेट ऐसे आ जाती 3.591, कैसे आ जाती 3.591 रेट आ जाती, और ये जैसे मान लो 9% पर होती या 9, ये देखो ये मान लो 3.591 की रेट आती। कितनी आती 3.591 क्या आता आपके पास पीवी फैक्टर आता। और ये जो 3.591 है ये 7% की रेट और जो 8% की रेट है उस 8% की रेट के क्या है बीच में है। किस में है बीच में। 7% की रेट है 3.400, ठीक है, और 8% की रेट है 3.4 या फिर 3.600। कितनी है, ये तो है 3.400, ये है 3.600। ये रेट जो है 3.591 ये एग्जैक्ट टेबल में नहीं है, मान लो नहीं है ये रेट, ठीक है, हम एक अनुमान लेकर चल रहे हैं। तो जो ये रेट है 3.79 वो 7% और 8% की रेट के क्या आ जाएगी बीच में आ जाएगी। तो तब हमें जो हमने सेकंड फॉर्मूला लिखा था, सेकंड स्टेप पर हम गए थे, उस सेकंड स्टेप की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अन्यथा हमें यदि पीवी फैक्टर हमें जो हमारा पीवी फैक्टर आया है उसी के सामने, या हमें क्या देखना है ईयर के सामने देखना है कितने ईयर पे हमारा पीवी फैक्टर है। यदि रेट हमें एग्जैक्ट मिल जाती है, ठीक है, तो हमें आगे के स्टेप में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्यों चलते हैं, उसमें हम इसलिए चलते हैं जब पीवी फैक्टर की जो रेट है,
ठीक है। जो पीवी फैक्टर हमारे पास आया है वो पीवी फैक्टर दो इंटरनल रेट के बीच में आ जाता है। किस में आ जाता है? दो इंटरनल रेट के बीच में आ जाता है। तो हमें जो टेबल नंबर 2 है या जो स्टेप 2 है और जो मेथड हमने बनाया था, हमने यूज़ किया था LDR प्लस रेजिड्यू ऑफ LDR अपॉन रेजिड्यू ऑफ LDR माइनस रेजिड्यू ऑफ HDR इंटू HDR माइनस LDR, तब उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इससे रिलेटेड हम कल करेंगे इसका क्वेश्चन, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो कल आपकी ख़त्म हो जाए वो क्वेश्चन करके।